Welcome friends, today we will discuss Supreme Court judgment regarding same-sex marriage. काफी न्यूज में है ये. Now this question is important for your prelims as well as mains as well as interview. So let us discuss in detail. Now क्या क्या देखेंगे इसमें, जजमेंट में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ऑब्वियसली इसका हिस्ट्री क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय LGBTQAI प्लस, सेक्शन 377 क्या था, इंपॉर्टेंट केसेस क्या है, एडॉप्शन के बारे में क्या कहा है कोर्ट ने, एंटाइटलमेंट क्या होती है, एंड एज यूजुअल कंक्लूजन एंड मेंस एंड प्रीलिम्स क्वेश्चंस. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. नाउ न्यूज में क्यों है, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जजमेंट दिया है किस बारे में, रिगार्डिंग लीगलाइजिंग ऑफ सेम सेक्स मैरिज. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रिगार्डिंग लीगलाइजिंग ऑफ सेम सेक्स मैरिज. देन यू मे से कि सर अगर लीगलाइज करने का दिया है तो इसमें डिस्कस क्या करना है. भाई लीगलाइज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कहा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन किया है लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज. क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है ये बात कौन डिसाइड करे, अच्छा पार्लियामेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट. 360 पेजेस का ये जजमेंट आ चुका है, 5 जजेस का ये बेंच बैठा हुआ था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ भी थे इसमें ना. यहाँ पे कहा जाता है एक डिग्री ऑफ एग्रीमेंट भी है और डिग्री ऑफ डिसएग्रीमेंट भी है जजमेंट में. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्ट ने क्या कहा है बेसिक शॉर्ट्स में देखते हैं. फर्स्ट, यूनानिमसली सब जजेस ने कहा है कि सेम सेक्स कपल्स को राइट टू मैरी नहीं है, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. दूसरा, ट्रांसजेंडर पर्संस को राइट टू मैरी है. हाँ, बट सेम सेक्स कपल जो है उनको राइट टू चूज देयर पार्टनर है एंड टू कोहैबिट विद वन अनदर, ये है, ये मेजॉरिटी ने कहा यूनानिमसली. बट कुछ इसमें डिवीजन हुआ है 3:2. क्या क्या, एक है क्वियर कपल जो है उनको राइट टू अडॉप्ट नहीं, ये 3:2 हुआ है, मतलब आप अडॉप्शन नहीं कर सकते. दूसरा, राइट टू सिविल यूनियन आप एंजॉय नहीं कर सकते. अब डिटेल में चलते, ये हो गया बेसिक. ना फर्स्ट ऑफ ऑल ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये समझना पड़ेगा कि कुछ डेफिनेशंस कि बेसिकली ये LGBTQAI प्लस होता क्या है. नाउ लिसन केयरफुली. एल का मतलब है लेस्बियन, जहां पे विमेन विमेन अलाइन पर्सन माना जाता है, मतलब एल क्या है, लेस्बियन विमेन विमेन अलाइन. जी का मतलब है गे, विच इज यूजुअली यूज टू रिफर मेन मेन अलाइन, बाकी में भी कर सकते हैं बट नॉर्मली मेन मेन. तो लेस्बियन किसके बारे में है, विमेन विमेन. गे किसके बारे में है, मेन मेन. बी फॉर बाइसेक्सुअल, मतलब क्या, अट्रैक्शन टू ऑल जेंडर्स. आई रिपीट, अट्रैक्शन टू all gender. T for transgender means what? Transgender is a term which indicates that a person's gender identity is different from the gender associated with the sex they were assigned at birth. मतलब बर्थ के टाइम पे जो जेंडर एसोसिएट किया था उससे वो डिफर कर रहा है. क्यू का मतलब क्या है, क्यू इज अम्ब्रेला टर्म, क्यूअर या फिर क्वेश्चनिंग. ये नॉर्मली एक अम्ब्रेला टर्म भी यूज किया जाता है, या ऐसे क्वेश्चनिंग भी कहा जाता है कि पीपल हु मे बी अनश्योर ऑफ देयर सेक्सुअल इंक्लिनेशन. देन आता है आई, इंटरसेक्स, मतलब पीपल हु आर बॉर्न विथ वेरिएशन ऑफ सेक्स कैरेक्टरिस्टिक एंड दे डू नॉट फिट इन द बाइनरी. बाइनरी में फिट नहीं होते मेन विमेन के, इसमें डेफिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, वो है इंटरसेक्स. देन आता है ए फॉर एसेक्सुअल, मतलब क्या, पीपल डू नॉट हैव एनी इंक्लिसेक्सुअल अट्रैक्शन. एंड प्लस क्या है फिर, बाकी सभी जो है उनको उन्होंने किसमें ये कर दिया, प्लस में, which are not specified or covered by any five initial. So मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर ये एग्जाम में आया मैच द फॉलोइंग या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, उसका आंसर आना चाहिए. L for lesbian, women women. G for gay, men men. T for transgender. Q for queer and B for bisexual, attraction to all genders. Q for queer and questioning. इंटरसेक्स मतलब उन्हें बाइनरी डेफिनेशन मेल फीमेल नहीं कर सकते. असेक्सुअल मतलब ऐसे जिनमें लिटिल और नो सेक्सुअल अट्रैक्शन. और प्लस का मतलब है बाकी सारे जो ऊपर से कवर नहीं होते. आई होप बेसिक डेफिनेशन सभी का क्लियर हुआ है. अब चलते हैं थोड़ा आगे कि ये LGBTQ कम्युनिटी के बारे में इतना डिस्कशन क्यों करने का, ऐसा क्या है. डोंट यू थिंक जैसे हम लोगों को अधिकार है जीने का, वैसे उन्हें भी डिग्निटी से जीने का अधिकार है. बट
एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को अगर आप देखेंगे ठीक तरह से तो उन्हें काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कौन कौन से चैलेंजेस है? डोंट यू थिंक सबसे पहला प्रॉब्लम आपका फैमिली केस में ही स्टार्ट हो सकता है। दूसरा, आप जब एजुकेशन लेने को जाते तो स्कूल कॉलेज यहां पे इश्यू आ सकते हैं। सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, उन्हें टॉन्ट किया जा सकता है। एंड डोंट यू थिंक बिकॉज एजुकेशन में इश्यू, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इसके वजह से हो सकता है कि ड्रग अब्यूज हो जाए, सेक्सुअल बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ जाए। इतना ही नहीं, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के कितने लोगों को रिप्रेजेंटेशन है, कितने लोग सुप्रीम कोर्ट में जजेस है, कितने लोग हाई कोर्ट में जज है, कितने मिनिस्टर्स है, कितने आईएएस ऑफिसर्स है, कितने मीडिया में है, कितने डॉक्टर है, कितने इंजीनियर है, ये आंकड़ा बहुत ही कम मिलेगा या रेयर मिलेगा। सो ऑब्वियसली इन सारे की वजह से इनके मेंटल हेल्थ इशू भी आते हैं। इतना ही नहीं, हमेशा कहा जाता है कि एलजीबीटीक्यू मतलब ये अर्बन एलिट क्लास का फिनोमेना है। नहीं भाई, ये चीजें रूरल में भी दिखती है, लेकिन वो बात कहाँ करेंगे, तो इनके वॉइसेस तो सप्रेस हमेशा हो जाते हैं। और ऑब्वियसली इनको होम लेना भी डिस्कस है, घर लेना भी मुश्किल होता है। इतना ही नहीं, बहुत बार किडनैपिंग होता है या घर से बाहर जाना पड़ता है, बहुत सारे इश्यू आते हैं। सो डोंट थिंक एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, अगर आप क्लियरली देखेंगे, दे आर फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस। नाउ डोंट थिंक एज पर आर्टिकल 21 पीपल हैव राइट टू लिव विद सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। सो डिग्निटी अगर हमें है तो डोंट थिंक इन्हें भी डिग्निटी से जीने का पूरा अधिकार है। सो ऑब्वियसली इनके जो चैलेंजेस है उनका सोल्यूशन निकालना जरूरी है। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर भारत में कब से ही हुआ है, हिस्ट्री है क्या? यस, भारत में अगर आप ठीक तरह से देखोगे तो 1861 में सेक्शन 377 आईपीसी का जो था, ये था अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, मतलब होमोसेक्सुअलिटी, अट्रैक्शन टू सेम सेक्स को क्राइम कहा जाता था। बट डोंट यू थिंक 1861 मतलब ये ब्रिटिश के टाइम का हुआ? क्या भारत में सचमुच में ये पहले नहीं होता था? ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। प्लीज एंशियंट इंडिया से लेके मिडिवल मॉडर्न पूरा इतिहास पढ़ो, फिर आप डिसाइड करना, मैं नहीं बताता। 1977 में शकुंतला देवी ने पब्लिश किया द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल। 94 में इन्हें राइट्स मिले थे वोटिंग के। तो 2014 में ट्रांसजेंडर पीपल को थर्ड कैटेगरी करके रिकॉग्नाइज किया गया। 2017 में राइट टू प्राइवेसी आ गया। 18 में सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया एंड 19 में ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। यह है भारत का इतिहास। अब देखते हैं केसेस कौन कौन से एसोसिएट है। नाउ प्लीज लिसन, इसमें बहुत केसेस एसोसिएटेड है। सो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि यूपीएससी में आस्क यू अ क्वेश्चन कि डिस्कस द एससी वर्डिक्ट्स रिगार्डिंग एलजीबीटीक्यूआर कम्युनिटी इन लास्ट फ्यू इयर्स। तो इसमें पहला केस है नास फाउंडेशन का। सॉरी, नाउ नास फाउंडेशन का केस कब हुआ था? 2013 में। Now it was regarding section 377, that is homosexuality is considered as a crime। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा इस केस में सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन कि यस ये क्राइम है। तो होमोसेक्सुअलिटी को क्राइम कहा गया था, यस सेक्शन 377 अपील किया था। तो ये पहला जजमेंट इंपॉर्टेंट। दूसरा है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014। इन दिस केस कोर्ट ने पहली बार कहा कि राइट टू ट्रांसजेंडर पर्सन टू डिसाइड देयर जेंडर, मतलब ट्रांसजेंडर के फेवर में एक जजमेंट आ गया। कौन सा जजमेंट है? नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014। बट लैंडमार्क जजमेंट रहा केस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का, जिसमें 9 वर्सेस 0 से डिक्लेयर कर दिया कि राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ। मतलब प्राइवेसी को आपका मूलभूत अधिकार का दर्जा सुप्रीम कोर्ट ने दिया बाय 9 वर्सेस 0। और इसी राइट टू प्राइवेसी में कोर्ट ने कहा था कि सेक्सुअल इंक्लिनेशन वगैरह जो है ये सारा प्राइवेसी का मैटर है। और राइट ऑफ एलजीबीटी पॉपुलेशंस आर रियल राइट्स, मतलब वो कोई इमेजिनरी राइट्स नहीं है, वो रियल राइट्स है। एंड दे आर फाउंडेड ऑन साउंड कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन, मतलब एलजीबीटी के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट था। कौन सा जजमेंट? पुट्टुस्वामी जजमेंट 2017। देन आया आपका शफीन जहां वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018।
जिसे हम पॉपुलरली हदिया केस भी कहते थे। क्या था केस ये? यहाँ पे हदिया हिंदू लड़की जिसने शादी किया एक मुस्लिम लड़की से, मुस्लिम लड़के के साथ। सो ऑब्वियसली ये मैटर कोर्ट में चला गया, शादी सेट असाइड किया गया, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्लियरली कहा, आई रिपीट क्लियरली कहा, दैट राइट टू चूज वन पार्टनर, मैं रिपीट कर रहा हूं, राइट टू चूज वन पार्टनर इज अ फेसेट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ लिबर्टी एंड डिग्निटी। लिबर्टी और डिग्निटी कहां पे है? आर्टिकल 21। मतलब राइट टू चूज पार्टनर कहां पे आ गया? आर्टिकल 21। इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा है। तो हदिया केस में आपको कौन सा राइट दिया है? राइट टू चूज योर पार्टनर फॉर मैरिज। देन है शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। इसमें खाप पंचायत से रिलेटेड था कि इसमें डायरेक्टिव्स इशू किया था अगेंस्ट ऑनर किलिंग। मतलब अगर बच्चे शादी करना चाहते हैं, हुआ लीगली जिनका एज है, तो उनको शादी करने का हक है, राइट टू चूज देयर ओन पार्टनर। मतलब जजमेंट किसके फेवर में जा रहे थे? सभी के फेवर में। देन एक वन ऑफ द लैंडमार्क और एक जजमेंट आया, दैट वाज नवतेज जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इसी नवतेज जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने सुरेश कुमार कौशल का जो था उसको रिवर्स कर दिया। क्या? सेक्शन 377 आईपीसी का जो होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बात करता है, जो क्रिमिनलाइज कर देता है, उसको इसने हटा दिया टू द एक्सटेंट, मतलब इसको क्रिमिनलाइज नहीं किया जाएगा। तो सबसे बेस्ट जजमेंट कौन सा रहा? अभी नवतेज। अभी यहां से आशा तो आने लगी। एंड देन लास्ट ईयर एक जजमेंट आया था दीपिका सिंह वर्सेस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कि जहां पे उन्हें मैटरनिटी बेनिफिट और लीव जो था वो नहीं दिया गया था फॉर फर्स्ट बायोलॉजिकल चाइल्ड, बिकॉज उनको ऑलरेडी 2 नॉन बायोलॉजिकल चाइल्ड थे। सो कैन आई रिपीट, हिस्ट्री बहुत बड़ी है। मतलब नास फाउंडेशन केस जिसमें 377 को अपहेल्ड किया गया था, देन नालसा जिसमें ट्रांसजेंडर के बारे में कहा, पुट्टुस्वामी राइट टू प्राइवेसी एंड एलजीबीटी राइट्स, देन शफी जहां हदिया केस राइट टू चूज योर पार्टनर फॉर मैरिज, शक्ति वाहिनी रिगार्डिंग डायरेक्टिव्स टू प्रिवेंट ऑनर किलिंग, नवतेज जौहर 2018 डिक्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी सेक्शन 377, और दीपिका सिंह रिगार्डिंग लिव, मैटरनिटी लिव। सो ये है इतिहास रिगार्डिंग ऑल दिस। सो ये इंपॉर्टेंट है मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम में ये मैच द फॉलोइंग में आएगा, मेंस में ये डिटेल में पूछा जाएगा। देन फिर अभी इन्हें भी सेम सेक्स कपल जो है, इन्हें भी राइट टू मैरी होना चाहिए था। इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने अपील किया था। तो यही केस हुआ था सुप्रियो केस, और इसी केस में सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कुछ चीजें कही थी। उनका कहना है राइट टू मैरी फॉर नॉन हेट्रोसेक्सुअल कपल इज इम्प्लाइड। एट प्रेजेंट राइट टू मैरी है, बट दैट इज टू हेट्रोसेक्सुअल, मतलब मेन एंड विमेन। उनका कहना है कि ये बाकी लोगों को भी है, नॉन हेट्रोसेक्सुअल को भी है, एंड इट इज इंप्लाइड अंडर सर्टेन आर्टिकल्स। लेट अस सी कौन से आर्टिकल्स। पहला उन्होंने कहा आर्टिकल 14 विच टॉक्स अबाउट इक्वालिटी। सो इक्वालिटी है तो इक्वालिटी सभी को होना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर सेक्स और रिलीजन व्हाटएवर। सो पहला है आर्टिकल 14 के अनुसार मिलना चाहिए। आर्टिकल 15 विच टॉक अबाउट नॉन डिस्क्रिमिनेशन। सो उन्होंने कहा भाई आर्टिकल 15 भी लिंक है। 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब एलजीबीटी क्यूआर कम्युनिटी को जो जो सफर हो रहे थे वो सारे यहां पे कवर हो रहे हैं। 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फॉर्म यूनियन, सिविल यूनियन फॉर्म करना होना चाहिए। देन राइट टू लाइफ, जिसमें हमने कहा राइट टू चूज योर पार्टनर, जो सुप्रीम कोर्ट ने ही पहले जजमेंट में कहा था हदिया केस में। सो इन्होंने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल बता दिए जो लिंक है, जहां पे इंप्लाइड है राइट टू मैरी। और उन्होंने 2 केसेस का भी उल्लेख किया, जिसमें एक था नवतेज सिंह जौहर जो हमने अभी देखा कि जिसमें होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया था सेक्शन 377, और दूसरा उन्होंने बात की थी पुट्टुस्वामी केस, जहां पे कोर्ट ने क्लियरली कहा था एलजीबीटीक्यू के राइट जो है वो रियल राइट्स है, दे आर इमेजिनरी राइट्स नहीं है। तो ये सारी चीजें सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कही थी। बट फिर कोर्ट ने क्या कहा ना? कोर्ट का कहना था कि भाई यहां पे तो शादी जो है वो एक तो हेट्रोसेक्सुअल में है। अब दूसरी शादी, लिसन केयरफुली, शादियां जो की जाती है वो पर्सनल लॉज में आती है। फॉर एग्जांपल हिंदूज के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है,
मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मोमेडियन लॉ है, क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, पारसी के लिए पारसी। नाउ एक और भी है क्या, स्पेशल मैरिज एक्ट। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ये स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है, क्योंकि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के बहुत से लोगों का कहना था कि अगर नॉर्मल इसमें हमें नहीं अलाउ किया जा सकता तो एटलीस्ट स्पेशल मैरिज एक्ट में तो इसे अलाउ किया जाए। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है। लिसन केयरफुली, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में किया गया था। क्यों किया गया था? for those couple who want to get married but they are inter religion, I repeat inter religion या inter caste है, एंड उन्हें अपना रिलीजन या आइडेंटिटी चेंज नहीं करना है। मतलब मैं सिंपल कह सकता हूं किसके लिए है, इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन या जिसे आप फेथ भी कहते हैं, ये मैरिजेस के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट किया गया। इट गवर्न्स अ सिविल मैरिज विथ स्टेट सैंक्शन। प्लीज, मैं सिविल मैरिज कह रहा हूं, विथ स्टेट सैंक्शन टू मैरिज रादर देन रिलीजन। मतलब रिलीजन का सैंक्शन है क्या यहाँ पे? नहीं, स्टेट का है। तो ये अच्छी बात है क्या? यस, डेफिनेटली अच्छी बात है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रिफ्यूज किया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि स्पेशल मैरिज एक्ट में जो कहा गया है वो क्या कहा है, स्पेशल मैरिज एक्ट में मेन एंड वुमेन, ऐसा है ना, मतलब मेन एंड विमेन ये रेफरेंस है। लेकिन एलजीबीटी के लिए तो रेफरेंस कैसे लाएगा? अगर लाना है तो आपको स्पेशल मैरिज एक्ट क्या करना होगा, आपको जेंडर न्यूट्रल करना पड़ेगा। आई होप प्रॉब्लम क्लियर हो रहा है। मतलब स्पेशल मैरिज एक्ट की एक प्रोविजन क्या कहती है, आप इंटरकास्ट इंटरफेथ मैरिज कर सकते हैं, लेकिन किसके बीच में? मेन एंड वुमेन, मतलब पुरुष और स्त्री के बीच में। लेकिन अगर एलजीबीटीक्यू के लिए करना है तो इन दैट केस मेन विमेन वर्ड को आपको हटाना पड़ेगा और उसकी जगह पे आपको वर्ड डालना पड़ेगा स्पाउस। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये अमेंडमेंट कर सकता है? नहीं कर सकता, बिकॉज ये काम किसका है? लेजिस्लेचर का है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने किया तो सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेचर के इसमें इंटरफियर किया, ऐसा हो जाएगा। एंड नॉट ओनली दिस, अगर ये चेंजेस किए सुप्रीम कोर्ट ने तो डोंट यू थिंक इसके इम्प्लीकेशंस बहुत सारे लॉज में हो जाएंगे? क्यों, बताता हूं। अगर आप शादी कर रहे हैं तो आप हस्बैंड है, वाइफ है, एंड डोंट थिंक मोस्ट ऑफ द लॉज जो है उसमें विमेन के फेवर में है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो या बाकी डाउरी के हो या बाकी के लॉज। सो डोंट थिंक बहुत सारे लॉज में चेंजेस करने पड़ेंगे। कहा जाता था कि मोर देन 100 लॉज में शायद चेंजेस करने पड़ेंगे, तो कैस्केडिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज किया कि भाई ये इंटरप्रेट हम नहीं करेंगे। आई होप क्लियर हुआ है स्पेशल मैरिज एक्ट और क्यों स्ट्राइक डाउन किया। मतलब जेंडर न्यूट्रल करने के लिए कोर्ट ने कहा क्या, नहीं भाई हम ये नहीं करेंगे, बिकॉज उसका कैस्केडिंग इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा, मल्टीपल इंपैक्ट होते जाएगा। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर ये फॉरेन मैरिज एक्ट क्या है। अब इनका ये भी कहना था कुछ लोगों का कि अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर नहीं तो फॉरेन मैरिज एक्ट। तो फॉरेन मैरिज एक्ट क्या था ना, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट है इंटरकास्ट और इंटरफेथ के लिए, वैसे ही फॉरेन मैरिज एक्ट भी किया था 1969 में। किसके लिए किया था? फॉर दोज पीपल हु वांट टू मैरी अब्रॉड एज पर देयर विलिंगनेस। फॉर एग्जांपल, दो लोगों को शादी करनी है लेकिन वो बाहर के देश में कर रहे हैं, उनके विलिंगनेस है, तो उनके लिए भी तो कोई कानून होना चाहिए। तो उसके लिए ये कानून था। बट इसमें एक प्रोविजन है क्लियरली, क्या कि दोनों में से एक स्पाउस इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मतलब लड़का या लड़की एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। तो स्पेशल मैरिज एक्ट और फॉरेन मैरिज एक्ट में डिफरेंस क्या है? स्पेशल मैरिज एक्ट भारत में हो सकते हैं, वेरएज फॉरेन मैरिज एक्ट अब्रॉड एज पर द विलिंगनेस ऑफ द कपल। क्लियर हुआ ये? सो दोनों क्लियर हुआ। सो कोर्ट ने दोनों जगह अलाउ नहीं किया। देन कम्स द नेक्स्ट कि कोर्ट का कहना था भाई हम तो नहीं करेंगे, तो लेजिस्लेशन किसका करना है? सेंटर को और स्टेट को करना है। तो कोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर सेंटर का कोई लेजिस्लेशन नहीं तो स्टेट कर सकता है। क्यों? बिकॉज स्टेट को भी तो अधिकार है, सेंट्रल को भी है, स्टेट को भी है। अंडर विच आर्टिकल ये प्रीलिम्स में आ सकता है? आर्टिकल 245 और 246 के अंडर स्टेट को भी अधिकार है to make laws or to enact laws regarding recognizing and regulating same sex marriage। तो कोर्ट ने सिंपली क्या कहा, सेंटर या स्टेट आर्टिकल 245 246 के तहत अगर चाहे तो लॉ बना सकता है। कोर्ट ने यहां तक कहा
कि आप बहुत सारे आउटकम पॉलिसी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है तो जेंडर न्यूट्रल है तो जेंडर न्यूट्रल लॉ बना। अगर आप चाहते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट के जैसा एक स्टैच्यू बना जो कि जेंडर न्यूट्रल हो। लेकिन ये काम कोर्ट का नहीं है, ये काम किसका है? लेजिस्लेचर का है। क्या ऐसा कहीं हुआ है क्या? अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु ने भी तो अमेंड किया था हिंदू मैरिज एक्ट 1968 में, टू अलाउ सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस। उसे क्या कहा जाता है? सेल्फ रिस्पेक्ट या सुरा मारिया थाई मैरिजेस। द अमेंडेड एक्ट क्वेश्चन द ब्राह्मणिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू मैरिज। मतलब ऐसा नहीं कि स्टेट को अधिकार नहीं है, स्टेट को भी अधिकार है, सेंटर को भी अधिकार है टू मेक लॉज। और आप लॉज बनाओगे अगर वो जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल है तो उसके खिलाफ कोर्ट क्यों जाएगा? नेक्स्ट, सिविल यूनियन की बातें हुई थी। नाउ सिविल यूनियन क्या होता है ना? कुछ लोगों की डिमांड थी अगर राइट टू मैरी नहीं तो एटलीस्ट सिविल यूनियन तो होना चाहिए। देन पहला क्वेश्चन आता है कि सर ये सिविल यूनियन क्या होता है? सिविल यूनियन रिफर्स टू द लीगल स्टेटस दैट अलाउज सेम सेक्स कपल स्पेसिफिक राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्मली कन्फर्ड टू मैरिड कपल। सो सिंपल भाषा में, मैरिड कपल्स को जो राइट्स मिलते हैं वैसे ही राइट्स यहां पे सिविल यूनियन को भी मिलते हैं, एक लीगल स्टेटस मिल जाता है। देन यू में से इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो मैरिज हुआ नहीं, इट रिजेंबल लाइक मैरिज बट इट इज नॉट मैरिज। इसे पर्सनल लॉ में रिकॉग्निशन नहीं मिलता। देन फायदा क्या है सर? डोंट यू थिंक हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जब होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका इंश्योरेंस में नॉमिनी कौन होती है? आपकी बीवी होते हैं, बच्चे होते हैं, व्हाटएवर। सो डोंट यू थिंक आपका इनहेरिटेंस, मैं रिपीट कर रहा हूं, इनहेरिटेंस, आपकी प्रॉपर्टी, पेरेंटल राइट्स, एम्प्लॉयमेंट, बैंक अकाउंट, बहुत सारी जगह आपको ये आइडेंटिटी का फायदा हो सकता है। जस्ट याद करो जो चीजें मैंने कही थी कि जो चैलेंजेस एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी सफर होती है, तो इन्हें भी ये सारी चीजें मिल सकती है। और आर्टिकल 15 तो क्लियरली कहता है कि सेक्सुअल ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। मतलब राइट टू एंटर यूनियन कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड। इतना ही नहीं, अगर आप आर्टिकल 19 भी देखेंगे तो वहां पे भी तो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है। तो माइनॉरिटी जो थे यहाँ पे, मतलब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और वो तो इसके फेवर में थे, बट बाकी जजेस इसके फेवर में नहीं थे। दैट्स रीजन ये भी क्या हो गया? रिजेक्टेड हो गया बाय 3:2। बाय 3:2, क्योंकि मेजॉरिटी का ओपिनियन था कि गवर्नमेंट इज नॉट ऑब्लाइज टू रिकॉग्नाइज द बकेट ऑफ राइट्स फ्रॉम सच यूनियन। हम गवर्नमेंट के ऊपर फोर्स तो नहीं कर सकते। आई होप क्लियर हुआ है व्हाट डू मीन बाय सिविल यूनियन, सिविल यूनियन के फायदे क्या होते हैं और सिविल यूनियन और मैरिज में डिफरेंस क्या होता है। देन कम्स द नेक्स्ट, सर राइट टू मैरी तो हमने सोचा था कि ये फंडामेंटल राइट है, बट यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्लियरली कहा है कि देयर इज नो अनक्वालिफाइड राइट टू मैरी टू द पीपल। मतलब लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरा ये फंडामेंटल राइट है, अनक्वालिफाइड राइट टू मैरी। कोर्ट ने कहा कि भाई आपको राइट टू चूज योर पार्टनर है। मैं रिपीट कर रहा हूं, राइट टू चूज योर पार्टनर डिफरेंट है। मतलब आपको पार्टनर के सिलेक्शन का अधिकार है, बट राइट टू मैरी का फंडामेंटल अधिकार नहीं है। आप राइट टू कोहैबिट भी है, आप मतलब पार्टनर चूज कर सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं, बट दैट डज नॉट मीन आपको राइट टू मैरी फंडामेंटल राइट है। आई होप राइट टू चूज पार्टनर, मैं रिपीट कर रहा हूं, राइट टू चूज पार्टनर, मैं यहां लिखता हूं चाहते, राइट टू चूज पार्टनर एंड राइट टू मैरी में कोर्ट ने डिफरेंशिएट किया। कोर्ट ने क्या कहा? आपको राइट टू चूज पार्टनर है, बट आपको राइट टू मैरी नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। बिकॉज मैरिजेस वगैरह लीगल स्टैट्यूटरी है, तो उसको रजिस्ट्रेशन वगैरह मतलब उसके लिए कानून होते हैं, तो ऐसा कोई फंडामेंटल राइट्स आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। क्लियर हुआ है? देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ट्रांस पर्सन के बारे में कुछ कहा क्या जजमेंट में? यस, ट्रांस पर्सन के बारे में थोड़ा पॉजिटिव है। क्यों? बिकॉज इस जजमेंट में क्लियरली कहा गया कि ट्रांस पर्सन हैव द राइट टू मैरी लाइक अदर अंडर एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क। मतलब एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क के अंडर ही वो मैरी कर सकता है। मतलब इनके लिए तो जजमेंट फेवर में गया, ये तो मेजॉरिटी जजमेंट हो गया। क्यों कहा? बिकॉज इन्होंने क्लियरली कहा यहाँ पे कि जेंडर इज नॉट सेम एज सेक्सुअलिटी। वेरी गुड, दैट्स करेक्ट, बिकॉज सेक्स इज समथिंग विच इज डिटरमाइंड एट बर्थ। जेंडर सोशल होता है, जो बाद में दिया जाता है। नाउ डोंट यू थिंक यहाँ पे एक ट्रांसजेंडर मैन
ट्रांस विमेन ट्रांस मैन के भी प्यार में हो सकती है, उससे शादी करना चाहती है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। ट्रांस विमेन एंड ट्रांस मैन वो शादी कर सकते हैं, यस। एंड सेम इज एप्लीकेबल फॉर इंटरसेक्स पर्सन हु आइडेंटिफाई एज मेन एंड विमेन। तो यहां पे कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट का भी डिसीजन की बात की थी, जो था अरुण कुमार वर्सेस आईजी रजिस्ट्रेशन। क्या यहां पे हिंदू मेल एंड ट्रांस विमेन, इनकी शादी को एक वैलिड यूनियन कहा गया था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हिंदू मेल एंड ट्रांस विमेन, हिंदू मेल एंड ट्रांस विमेन को वैलिड यूनियन कहा था। किसने कहा था? ये मद्रास हाई कोर्ट ने। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यहां पे भी कहा कि ट्रांसजेंडर पीपल्स को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, मतलब वो अपना आइडेंटिटी स्टेट के हिसाब से नहीं, वो खुद डिटरमाइन कर सकता है। मतलब ट्रांसजेंडर के लिए बेनिफिट, ये इससे क्या क्या जजमेंट में आया है? एक, वो शादी कर सकते हैं। दूसरा, ट्रांस वुमेन ट्रांसमैन के शादी के बारे में, जेंडर सेक्स के बारे में कहा गया। तीसरा, अरुण कुमार जजमेंट की चर्चा हुई यहाँ पे। इतना ही नहीं, ट्रांसजेंडर्स को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन भी है, ये कोर्ट ने क्लियरली कहा। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर एडॉप्शन की भी तो चर्चा हुई थी, एडॉप्शन के बारे में कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने यहां क्लियरली कहा कि एडॉप्शन के लिए हम प्रोविजन चेंज नहीं करेंगे। सो जो सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, जो ये सारी चीजें देखती है, उसे हम स्ट्राइक डाउन नहीं करेंगे उसके रूल्स को। क्यों? बिकॉज कोर्ट का कहना था जो लॉ है दैट इज टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड। लॉ किसके लिए है? टू प्रोटेक्ट दी चाइल्ड। सो डिसीजन जो लिए जाते हैं दोज आर इन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। सो इसका मतलब ये नहीं, कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि भाई हेट्रोसेक्सुअल कपल जो होते हैं वही बेटर कपल होते हैं देन होमोसेक्सुअल कपल। ऐसा कुछ नहीं है कि हेट्रोसेक्सुअल कपल अच्छे होते हैं और होमोसेक्सुअल खराब होते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है, नॉट एट ऑल। बट डोंट थिंक सेम सेक्स कपल को बहुत बार स्टिग्मा अटैच किया जाता है। सोसाइटी होल्ड्स अगेंस्ट इनहेरेंट बायसेस अगेंस्ट दिस कम्युनिटी। सो ये चीजें भी ध्यान में रखनी होगी। इतना ही नहीं, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड ने अर्लियर अपोज किया था राइट्स टू द सेम सेक्स कपल, साइटिंग परसीव्ड डिसएडवांटेज एंड एडवर्स साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्यों रिजेक्ट किया था? परसीव्ड डिसएडवांटेज एंड एडवर्स साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। क्योंकि हम कहते हैं कि बच्चे को माँ बाप दोनों को प्यार मिलना चाहिए। So listen carefully. There is every possibility कि जो बच्चा आप अडॉप्ट कर रहे हैं, he may be orphan. So there is a possibility he may feel some issues. उसे स्कूल में क्या इश्यू आ सकते हैं, उसे कॉलेज में क्या, सोसाइटी उसे कितना एडजस्ट करेगी। सो डोंट थिंक, ये सारी चीजें के ऊपर स्टडी होना जरूरी है। एंड दैट्स द रीजन, इन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, कोर्ट ने कहा कि हम इसे स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते। ऑब्वियसली इसमें भी डिवीजन स्प्लिट हुआ था, बट प्लीज लिसन केयरफुली। इसका यह मतलब नहीं होता कि होमोसेक्सुअल पेरेंट हेट्रोसेक्सुअल पेरेंट से अच्छे नहीं होते, रादर रिवर्स भी कभी कभी दिख सकता है आपको। सो इसमें चेंजेस होने चाहिए क्या? फ्यूचर में हो सकता है, बट फिलहाल तो ये दिया नहीं है। नेक्स्ट दिन, ये सारा केस जो चल रहा था ऑब्वियसली कुछ चीजों के लिए चल रहा था, मैरिज। बट मैरिज के बगैर भी तो वो रह रहे, तो मैरिज क्यों चाहिए था? बिकॉज मैरिज की वजह से कुछ राइट्स मिलते हैं आपको, बकेट ऑफ राइट्स, कुछ चीजें होती है, रिकॉग्निशन होता है। तो यहां पे फॉर एग्जांपल कुछ एंटाइटलमेंट होती है। ये एंटाइटलमेंट हेट्रोसेक्सुअल कपल को इमीडिएटली मिल जाती है, बट होमोसेक्सुअल्स को बहुत डिफिकल्टी होती है। फॉर एग्जांपल, डोंट थिंक उनके खिलाफ बहुत बार डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। रेशन कार्ड से लेके बैंक अकाउंट, पेंशन, ग्रेजुटी, हर जगह डिफिकल्टी फेस कर जाते हैं। तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन सही है? गलत है। सो डोंट यू थिंक ये डिस्क्रिमिनेशन हटना चाहिए? उन्हें भी वो सारे हक मिलने चाहिए जो हेट्रोसेक्सुअल कपल्स को मिलते हैं। तो यहां पे यूनियन गवर्नमेंट ने, मतलब भारत सरकार ने कहा है कि इसके बारे में वो एक कमिटी अपॉइंट करेगी जो डिसाइड करेगी कौन कौन से बेनिफिट्स और एंटाइटलमेंट्स क्यूअर यूनियन को देने चाहिए। और कोर्ट ने कहा ठीक है भाई, अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है। बट कोर्ट में डिसएग्रीमेंट था कि ये सारे एंटाइटलमेंट के लिए पॉलिसी बनाना जरूरी है, बट मेजॉरिटी में डिसएग्रीमेंट हो सकता है। क्या था कि रिमेडी तो होगी, बट रिमेडी करेगा कौन? जुडिशरी या लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव?
आपकी क्या राय है? मेरी राय में तो ये काम किसका है? लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, क्योंकि जुडिशियरी अगर इस फंक्शन में जाएगा तो पॉलिसी मेकिंग में चला जाएगा, एंड डोंट थिंक इट विल वॉयलेट द सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये ठीक नहीं रहेगा। बट क्रिटिक्स ने कहा है कि भाई आपने कमेटी का प्रॉमिस किया है, बट उसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया है, कंपोजिशन की कोई बात नहीं किया है, कोई लोकस ऑफ अथॉरिटी नहीं दिया है, तो कमेटी का फायदा है क्या? इट्स अ पॉइंटलेस। सो क्रिटिक्स का कहना है ये जो आप कमेटी की बात करते हैं ये पॉइंटलेस बात है, क्योंकि इसमें कोई टाइम फ्रेम की बात नहीं है, कंपोजिशन की बात नहीं है, तो ये यूजलेस है, इसका कोई यूज नहीं होगा। नेक्स्ट, अब इनके खिलाफ वायलेंस भी होता है क्या? यस, अंबुरी रॉय एंड ऋतुपर्णा केस में हमने देखा है कि राइट टू चूज अ फैमिली आपको राइट होना चाहिए। नो डोंट थिंक, बहुत बार एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को मैंने कहा पहले भी वायलेंस फेस करना पड़ता है। वायलेंस किससे फेस करना पड़ता है? मोस्ट ऑफ द टाइम फैमिली से होता है। पुलिस इसमें प्राइमरी एक्टर हो सकता है, तो ये वायलेंस रोकना जरूरी है, ये भी कोर्ट ने माना और ये मेजॉरिटी माना कि ये रुकना जरूरी है। देन कम्स द नेक्स्ट, कि सर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्टिव्स दिए ऐसे सुना था। यस, सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे डायरेक्टिव्स दिए हैं जिसे इंप्लीमेंट करना जरूरी है। अब कौन कौन से डायरेक्टिव्स है? पहले, एक, कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि जो क्यूअर कम्युनिटी है उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जेंडर और सेक्स, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जेंडर एंड सेक्स। दूसरा, क्यूअर कम्युनिटी के बारे में, क्यूअर आइडेंटिटी के बारे में डोंट थिंक सेंसिटाइज करना चाहिए पब्लिक को कि ये गलत नहीं, ये सही। प्लीज, वो भी सोसाइटी का ही हिस्सा है और उन्हें भी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी से रहने का पूरा हक है। इतना ही नहीं, हॉटलाइन नंबर अरेंज करने के लिए कहा है जो कि क्यूअर कम्युनिटी एक्सेस कर सकता है अगर उन्हें कोई तकलीफ होती है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि इनके लिए सेफ हाउसेस होने चाहिए ऑल डिस्ट्रिक्ट में फॉर मेंबर फेसिंग वायलेंस। अगर वायलेंस फेस करते हैं तो वो कहां जाएंगे? सरकार के पास। तो उनके लिए सेफ हाउसेस बनाएंगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। इतना ही नहीं, अगर कोई फोर्स कर रहा है किसी को अपना जेंडर आइडेंटिटी चेंज करने को तो उसके ऊपर बैन लगाना चाहिए। इंटरसेक्स चिल्ड्रन जो होते हैं उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए ऑपरेशंस के लिए कि भाई आपका जेंडर बदलो, तो ये भी सही है। किसी भी इंसान को हार्मोनल थेरेपी के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो ट्रू, करेक्ट। एंड देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब हेट्रोसेक्सुअल के लिए अलग गुड्स एंड सर्विसेज और होमोसेक्सुअल के लिए ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा। एंड डोंट यू थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यू टू ऑल दिस चैलेंजेस फेस्ड बाय एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, उनमें सुसाइड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो टू रिड्यूस सुसाइड, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट वगैरह चीजें होनी जरूरी है। सो डायरेक्टिव जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए वो तो सारी अच्छी है, उसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट, कंक्लूजन क्या कर सकते हैं? नाउ लिसन केयरफुली, अगर आप ठीक तरह से देखेंगे होमोसेक्सुअलिटी, सेम सेक्स मैरिजेस, तो एक लॉन्ग टर्म है। मियर लॉ बनाने से क्या चीजें सारी सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी क्या? ये आप भी सोचना। सुप्रीम कोर्ट को क्या लीगल इसमें आना ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा वो सही था। तो ये अगर कंक्लूड करना है हमें तो एक देख सकते हैं, कोर्ट ने क्या कहा है कि देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू मैरी बट यू हैव राइट टू चूज योर पार्टनर। स्पेशल मैरिज एक्ट में कोर्ट ने कहा कि जेंडर न्यूट्रल हम नहीं करेंगे, अगर करना है तो कौन कर सकता है? सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। सिविल यूनियन के बारे में भी अलाउ नहीं किया गया। बकेट ऑफ राइट्स के बारे में सभी ने हाँ कहा, बट ये राइट्स कौन करेगा? ऑब्वियसली इसके बारे में कमिटी का अपॉइंटमेंट फाइनल हुआ है। और ये कमिटी के बारे में एक अच्छी चीज कही उन्होंने, क्या कि ये कमिटी में सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स के बारे में चर्चा होनी चाहिए क्यूअर कम्युनिटी की। इतने ही नहीं, जब ये कम्युनिटी डिस्कस करेगी तब उस वक्त स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा होना जरूरी है। मतलब कमिटी में स्टेक होल्डर के साथ चर्चा होना जरूरी है, क्योंकि उसी से तो जो आउटकम आएगा वो काफी अच्छा हो सकता है। एंड रिगार्डिंग अडॉप्टिंग चाइल्ड, मैंने कहा कि उसमें कोई चेंजेस कोर्ट ने नहीं किया है, मतलब आज वो अडॉप्ट नहीं कर सकते। देन कम्स द लास्ट पार्ट, दैट इज मेंस क्वेश्चन। न ये क्वेश्चन मेंस में आ सकता है, अगर आता है तो आंसर डेफिनेटली ट्राई करना, कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कैन नॉट बी शेप्ड बाय सोशल मोरालिटी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कैन नॉट बी शेप्ड बाय सोशल मोरालिटी। कमेंट आंसर आता है तो ट्राई करना। नेक्स्ट है प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन 2019 में,
कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी टू पर्सन ऑफ वन चॉइस। कौन सा आर्टिकल सेफगार्ड करता है राइट टू मैरी टू पर्सन ऑफ वन चॉइस? जस्ट नाउ हमने डिस्कस किया था, इट इज राइट टू लाइफ एंड दैट इज आर्टिकल 21। सो इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूं क्या कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की लड़ाई जो है वो थोड़ी सी देर चलेगी, बट स्लोली स्लोली चेंजेस होते जा रहे हैं। चेंजेस रेडिकली नहीं हो रहे, ये मैं भी मानता हूं, बहुत सारे चेंजेस होने चाहिए, बट धीरे धीरे वो चेंजेस हमें शायद दिखने मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।